हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को। ठीक है, तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए YouTube पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें ऑलरेडी 9 क्लासेस हम पोस्ट कर चुके हैं और आज आपकी क्लास नंबर 10 होने जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। आज का आपका टॉपिक होने वाला है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। तो बुद्धि क्या होती है, ठीक है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है और बुद्धि के सिद्धांत, ये 3 चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम पढ़ेंगे बुद्धि के मापन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका टॉपिक, यानी कि बुद्धि, इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बुद्धि के बारे में अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो बुद्धि क्या होती है, थोड़ा सा हम एक बार स्लाइड को बड़ा कर लेंगे ताकि आपको इजीली दिखता रहे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, बुद्धि की परिभाषा दी गई है, बुद्धि एक अमूर्त वस्तु है जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसके विषय में लोग अक्सर ज्ञान, समझ या योग्यता का प्रयोग करते हैं, पर यह शब्द बुद्धि के अर्थ नहीं पर्यायवाची है। लोग क्या बना लेते हैं समझ अपनी कि जो बुद्धि होती है वो ज्ञान होता है या फिर समझ या फिर योग्यता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बुद्धि जो होती है, ये जो शब्द हैं ये बुद्धि के पर्यायवाची हैं, ठीक है, बुद्धि का अर्थ ये सब नहीं है। बुद्धि की सबसे मान्य व व्यापक परिभाषा वेशलर ने प्रस्तुत की थी। अलग अलग परिभाषाएं फ्रेंड्स बुद्धि के बारे में दी गई हैं, लेकिन जो वेशलर थे, एक मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने बुद्धि की सबसे सटीक परिभाषा दी थी। उन्हीं की दी गई परिभाषा को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे। क्या बताया था इन्होंने, वेशलर साहब ने? हाँ, तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया था कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा एक कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, किसी उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं। तार्किक ढंग से चिंतन करने, ठीक है, तार्किक ढंग से उसके चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता। इफेक्टिव ढंग से जब हम कोई कार्य करते हैं उसकी क्षमता को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये बुद्धि की परिभाषा वेशलर ने दी थी। कब दी थी? 1939 में, और ये सबसे मान्य परिभाषा मानी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इन्होंने जो बुद्धि की परिभाषा दी थी, उस परिभाषा देने के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकले थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो क्या निष्कर्ष थे उनको भी हम देखेंगे। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं स्लाइड को, ठीक है। हाँ, आई होप कि आपको अब दिख रहा होगा। इसको यहीं पे कर लेते हैं। इन्होंने बताया था फ्रेंड्स, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, ठीक है, एक मानसिक योग्यता है बुद्धि। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से अलग होती है। ऐसा भी इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है, हर व्यक्ति की बुद्धि दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग समय और परिस्थितियों में अलग अलग होती है। इन्होंने ये भी बताया था कि एक ही व्यक्ति की बुद्धि है, अलग अलग समय और कंडीशंस, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है हमेशा शतक ही बनाएगा। कभी कभी क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 पे भी आउट हो सकता है या फिर कम रन पे भी आउट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ही व्यक्ति की बुद्धि है, समय, अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका।
आगे लिखा है बुद्धि को ज्ञान या स्मृति समझना गलत है। जो बुद्धि होती है वो ज्ञान और स्मृति नहीं होती। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए आपने किसी घटना के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आपने किसी घटना के बारे में पढ़ा है तो आपको क्या हुआ, उसका ज्ञान हो गया और आपके वो चीज़ याद रहेगी। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उस घटना के बारे में नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता है। तो अर्थात ये कहने का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में नहीं पढ़ा उसमें बुद्धि नहीं है क्या? उसमें भी बुद्धि होगी, लेकिन उसको घटना के बारे में नहीं पता तो उसको ये चीज़ याद नहीं है, ठीक है। इसलिए बुद्धि को ज्ञान या स्मृति समझना गलत है। ज्ञान या स्मृति अलग है और बुद्धि अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्धि पर जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। पुरुष में बुद्धि ज़्यादा होती है, महिला में बुद्धि कम होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जाति, धर्म, क्षेत्र, तो इस चीज़ से, इन सब चीज़ों का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता कि किसी की जाति अलग है, किसी की जाति दूसरी है, तो दोनों में बुद्धि अलग अलग तरह की होगी। इस तरह से इन सब चीज़ों का बुद्धि पर फ़र्क फ्रेंड्स नहीं पड़ता है, ठीक है। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आप कोचिंग में जाते हैं या फिर अच्छे एटमॉस्फेयर में आप हैं, वहाँ आपकी बुद्धि ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पढ़ाई का कोई भी वातावरण नहीं है या अच्छा माहौल नहीं है, तो वहाँ भी आपकी बुद्धि पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। लेकिन बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो लेवल होता है उस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताया था। अब चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे। बुद्धि के प्रकार किसने बताए थे? बुद्धि के प्रकार बताए थे फ्रेंड्स E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्धि के प्रकार किसने बताए थे? E.L. थॉर्नडाइक साहब ने बुद्धि के प्रकार बताए थे। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी फ्रेंड्स। कौन कौन से 3 प्रकार थे? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में होती है? जो समाज के साथ घुल मिल कर रहते हैं, सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, उस प्रकार के लोगों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। मूर्त, ये फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्धि लिखा गया है, इसको आप बुद्धि कर लेंगे, ठीक है, इसको आप बुद्धि कर लेंगे, बुद्धि। मूर्त बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? जैसे कोई घटना घटती है और किसी घटना को देखकर हम कुछ भी उसके बारे में, घटना को देखकर उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ को देखकर, आँखों से देखकर उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है, तो इस प्रकार की बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं, जो किसी चीज़ को देखने से उसके बारे में जानकारी हो जाती है या स्मृति में उसकी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो किसी चीज़ को देख के, किसी घटना को देख के उन्हें याद रहता है उस घटना के बारे में, देख कर भी और बिना देखे भी। मान लीजिए काल्पनिक रूप से किसी घटना के बारे में बताया जाता है, केवल सामने घटना नहीं घटी है, काल्पनिक रूप से घटना के बारे में बताया जाता है, तो भी उनके वो घटना के बारे में उसकी जानकारी रहती है, उस घटना को वो याद रखते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि जिनमें होती है उन्हें अमूर्त बुद्धि बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मूर्त बुद्धि में केवल देखकर किसी चीज़ की जानकारी होना, और अमूर्त बुद्धि में देखकर भी और बिना देखे भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाना, ठीक है, उसे अमूर्त बुद्धि बोलते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए हैं और बुद्धि के सिद्धांत से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ग्रुप फैक्टर थ्योरी से भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, समूह कारक सिद्धांत से भी, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर का एक बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये कारकों के अनुसार है बुद्धि के सिद्धांत कारकों के अनुसार हैं, ठीक है। द्विकारक, त्रिकारक, इस तरह से। तो पहला इसमें है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। इसी तरह से बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। तीसरा है बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। और चौथे नंबर पे आपका बुद्धि का
ये दिया गया बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिभा का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे वही है उसका मतलब। और 5वें नंबर पे दिया गया समूह कारक का सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। हिंदी में समझ नहीं आएगा तो आप समझ लेना, इंग्लिश में ग्रुप फैक्टर लिखा होगा। ठीक है, एक एक करके सबको हम देखेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। यह आ जाता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये दिया था फ्रेंड्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये स्पीयरमैन ने दिया था और इन्होंने 2 कारक बताए थे बुद्धि के। कौन कौन से 2 कारक हैं? एक सामान्य कारक और एक स्पेशल कारक। तो दोनों को एक एक करके देखेंगे हम। तो पहला इन्होंने बताया था फ्रेंड्स सामान्य फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर के बारे में इन्होंने बताया था। ये क्या होता है? यह कारक व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। कहाँ से? हेरिडिटी, वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। ये मात्रा में कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके, सामान्य कार्य में यह व्यक्ति की मदद करता है। सामान्य कार्य, कोई भी सामान्य कार्य व्यक्ति करता है नॉर्मली, तो उसमें यह मदद करता है। कौन सा? जनरल फैक्टर। ठीक है, व्यक्ति की बुद्धि क्षमता का मापन इसी कारक के द्वारा होता है। यह बुद्धि सभी में मिलती है। जो सामान्य फैक्टर है बुद्धि का फ्रेंड्स, ये सबके अंदर मिलेगा। ठीक है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर मिलता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो व्यक्ति की बुद्धि क्षमता है उसका मापन इसी कारक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सामान्य फैक्टर के द्वारा यानी कि जी फैक्टर के द्वारा। ये जनरल फैक्टर लिखा है, इसको शॉर्ट में जी फैक्टर भी बोल देते हैं फ्रेंड्स। क्या ध्यान रखेंगे? तो व्यक्ति की जो बुद्धि क्षमता का मापन है किसके द्वारा होता है? जी फैक्टर के द्वारा, जनरल फैक्टर के द्वारा। ठीक है, सेकंड है इसका फ्रेंड्स विशिष्ट कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर, इसको एस फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको एस फैक्टर बोल देते हैं। एस का मतलब स्पेसिफिक कह सकते हैं या स्पेशल भी बोल सकते हैं। अब ये क्या होता है? यह कारक व्यक्ति को वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है वहीं से प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई खेलने में अच्छा है, ठीक है, खेलने में रुचि हो जाती है, किसी की सिंगिंग में रुचि हो जाती है, ठीक है, किसी की डांस में रुचि हो जाती है, तो इसे स्पेशल फैक्टर के अंदर आता है, स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर। देखिए लिखा है यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो इसका अर्थ है कि जी कारक प्लस संगीत से संबंधित एस कारक दोनों उसके अंदर पाए जाएंगे। जी कारक तो सब में मिलता है जनरल फैक्टर, और उसके अंदर क्या हो जाएगा? संगीत से संबंधित जो है स्पेशल फैक्टर भी उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने बताया था? ये बताया था स्पीयरमैन ने, द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का। अब आप एक बात बताइए कि किसी के अंदर जनरल फैक्टर है, ठीक है, किसी के अंदर एस फैक्टर है कि वो संगीत में अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि केवल संगीत में अच्छा हो सकता है किसी को कुकिंग भी आती हो, या फिर हो सकता है किसी को टीचिंग भी आती हो, तो तीसरा फैक्टर भी हो सकता है। तो इनके स्पीयरमैन के इस सिद्धांत की बहुत ही आलोचना हुई थी, क्रिटिसाइज़ किया गया था इसको। तो जब बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया था इसको, तो इन्होंने एक 3 फैक्टर थ्योरी भी दी। ठीक है, गिवन बाय स्पीयरमैन, मैंने लिख दिया है। तो इन्होंने तीसरा फैक्टर भी एक बताया था, त्रिकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं। त्रिकारक सिद्धांत भी फिर इन्होंने दिया था बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ स्लाइड को थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर। 3 फैक्टर थ्योरी, जब फैक्टर की बात करता है 3 फैक्टर थ्योरी, तो स्पीयरमैन ने दिया। ठीक है, 2 फैक्टर भी और 3 फैक्टर भी, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर दोनों स्पीयरमैन ने दिया। लेकिन सेकंड नंबर पे लिखा है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत, ये डेविड स्टेनबर्ग ने दिया था। तो ये दोनों फ्रेंड्स डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं, ध्यान रखिएगा। आप 3 फैक्टर को बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ना समझ लें, और बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत को आप 3 फैक्टर थ्योरी मत समझ लेना, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा। जहाँ 3 फैक्टर और 2 फैक्टर यानी कि द्विकारक और त्रिकारक की बात करता है वो स्पीयरमैन ने दिए थे, और जहाँ बुद्धि का त्रितंत्र की बात करता है या त्रिचापीय की बात करता है वो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स डेविड स्टेनबर्ग ने। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था फ्रेंड्स। कौन कौन सी बुद्धि है वो?
एक व्यावहारिक बुद्धि है, एक सृजनात्मक बुद्धि है और एक आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि है। तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से और आपको मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। आज आपके लिए मैंने कैमरा भी ओपन किया हुआ है, तो साइड में फ़ोटो भी आपको दिख रही है। चलिए देखते हैं। बुद्धि का कार्य सूचनाओं को संसाधित करना। क्या कार्य है बुद्धि का? सूचना जो होती है, इन्फॉर्मेशन, उनको इकट्ठा करना। सूचनाओं को संसाधित करते समय 3 तंत्र या 3 ये सिद्धांतों लिखा है फ्रेंड्स, 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने बताया था जब सूचनाओं को संसाधित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो 3 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जिसे स्टेनबर्ग ने 3 बुद्धि भी कहा है। 3 बुद्धि भी कहा है इन्होंने, और त्रितंत्र या त्रिचापी सिद्धांत भी कहा है। कौन कौन सी 3 बुद्धि होती हैं वे, एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। हाँ फ्रेंड्स, पहली बताया इन्होंने व्यावहारिक बुद्धि। ठीक है, सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। फ्रेंड्स, ये वाला वर्ड आप ध्यान रखेंगे, क्षमताओं का उपयोग। तो व्यावहारिक बुद्धि जब यूज़ करता है व्यक्ति, अपनी क्षमता का यूज़ करता है। कितनी उसकी क्षमता है व्यक्ति की। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप, और सीटेट की तैयारी करते समय आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, आज एक चैप्टर किया आपने, उसके बाद आपने 2 चैप्टर किए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या होता है, एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं आपके, तो एग्ज़ाम नज़दीक आने के साथ ही आप अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा देते हैं। एक ही दिन में आपने CDP भी कवर कर लिया और उसके हाफ डे में आपने दूसरा कोई EVS या कोई सब्जेक्ट भी आप कवर कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? तो व्यावहारिक बुद्धि में क्या करता है व्यक्ति, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर देखते हैं सृजनात्मक बुद्धि। ये क्या होती है? सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति अपने अनुभव का प्रयोग कैसे करता है। तो सृजनात्मक यानी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्रिएटिविटी, तो उसमें क्या करता है व्यक्ति अपने अनुभव का प्रयोग करता है। सृजनात्मक बुद्धि में अनुभव का प्रयोग करता है। ठीक है, कब? जब सूचनाओं को संसाधित करता है, इकट्ठा करता है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर आती है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसमें क्या करता है, सूचनाओं को संसाधित करते समय व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, योजना बनाता है। ठीक है, तर्क वितर्क करता है और योजना बनाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो तीनों सिद्धांत दिए हैं स्टेनबर्ग ने, ठीक है, स्टेनबर्ग ने सिद्धांत दिए थे, उन्होंने बताया था कि ये तीनों ही सिद्धांत बड़े घटक यानी मेटा कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बड़े घटक हैं। इन तीनों सिद्धांतों को बड़े घटक बताया था स्टेनबर्ग ने, यानी कि मेटा कंपोनेंट्स कहा था। तो पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि स्टेनबर्ग ने अपने बुद्धि के 3 सिद्धांतों को मेटा कंपोनेंट्स यानी बड़े घटक कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर की तरफ। अब आ जाता है आपका फ्रेंड्स सिद्धांत नंबर 3 यानी कि बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? JP गिलफर्ड ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि बुद्धि 3 आयामों वाली होती है। 3 आयामों वाली मतलब 3D समझते हैं ना आप, हाइट भी है उसके अंदर, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। 3 आयामों वाली बुद्धि होती है। ठीक है, ये मैंने छोटी सी फिगर बना दी है ऐसे ही। ठीक है, 3 आयाम वाली बुद्धि होती है। अब कौन कौन से होते हैं वो 3 आयाम, एक एक करके हम देखेंगे। थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा नंबर 1 पे, विषय वस्तु 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो पहला आयाम होता है वो होता है विषय वस्तु। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती हैं। विषय वस्तु मतलब जिसको हम देखकर अपने अनुभव से वो करते हैं, अनुभव से पता करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? दृष्टि, ठीक है, श्रावण मतलब देखकर, सुनकर, संकेत के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा, और व्यवहार से। तो ये विषय वस्तु के अंदर आ जाती हैं 5 चीज़ें।
दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स आपका, इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। ये 6 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। अब ये संक्रिया या ऑपरेशन क्या होता है? जो तार्किक रूप से जिनके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम संक्रिया, जो बुद्धि के बारे में बताया गया है इन्होंने, इसमें क्या होता है, जिन चीज़ों के बारे में हम तार्किक रूप से सोचते हैं, जैसे किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। सेकंड नंबर पे अभिसारी चिंतन करना। अभिसारी में समझते हैं ना, जिसका केवल एक ही उत्तर होता है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, अभिसारी का मतलब होता है किसी जिसका कोई एक ही उत्तर हो, अभिसारी चिंतन। और अपसारी में क्या हो जाता है, जिसके जैसे किसी समस्या के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे स्मृति धारण, स्मृति को, मेमोरी को रिकॉर्ड करना। और स्मृति अभिलेख, स्मृति धारण अलग हो गया, स्मृति अभिलेख को रिकॉर्ड बोलते हैं। स्मृति अभिलेख रिकॉर्ड, एक आई थिंक छूट गया है, वो थोड़ा नीचे है, हो सकता है स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, संज्ञान, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड। संज्ञान मतलब बुद्धि से रिलेटेड। अब ये 2 हो गई आपकी, 2 आयाम हो गए, ठीक है। तीसरा आयाम इन्होंने क्या बताया था फ्रेंड? तीसरा आयाम बताया था इन्होंने परिमाण या फिर उत्पाद, ठीक है। जो तीसरा आयाम इन्होंने बताया था वो किससे रिलेटेड है? ये भी 6 प्रकार के होते हैं। वो होता है फ्रेंड्स नाप तोल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? नाप तोल से रिलेटेड। जैसे कि इकाई नाप तोल से रिलेटेड है, वर्ग, ठीक है, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। तो जो परिमाण होता है वो नाप तोल से संबंधित होता है। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। जो आपका संक्रियात ऑपरेशन होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। ये किससे संबंधित होता है? ये आपका होता है, ये होता है आपका तार्किक चीज़ों से संबंधित, ठीक है, तार्किक सोचने से संबंधित होता है। और जो आपका विषय वस्तु होता है, ये किससे संबंधित होती हैं? जो आपने देखा है, देख के आप कोई चीज़ पता करते हैं, देखना, अनुभव से, ठीक है, देखकर अनुभव से। ये आयाम देखने और अनुभव से रिलेटेड आपका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको तीनों क्लियर हो गए। ये आपको याद भी रखने हैं वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जो ये 3D के बारे में बताया है, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, जे.पी. गिलफर्ड ने 3D आयाम के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि के कुल आयाम होते हैं ना, इन्होंने कहा था 3 आयामों वाली होती है। कितने आयाम बताए थे इन्होंने टोटल? देखो, पहले कितने लिखे हैं? यहाँ 5 लिखे हैं, 5, ठीक है। फिर यहाँ कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ कितने लिखे हैं? यहाँ भी 6 लिखे हैं, 6 लिखे हैं ना। तो टोटल इन्होंने इस तरह से बताया था कि 5, पहले 5 लिखे थे, फिर 6 लिखे थे और फिर 6 लिखे थे। तो 5 गुना 6 गुना 6, 6 चिंग 36 या 6 पंजे 30 और 3 चिंग 18, 180। तो इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है 180 आयाम होते हैं बुद्धि में, ठीक है। टोटल कितने आयाम होते हैं बुद्धि में? 180 आयाम होते हैं फ्रेंड्स। पहले किसी बुक में पहले लिखा हुआ है, पहले 120 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा 150 भी लिखा हुआ है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको 180 आयाम याद रखना है। 5 गुना 6 गुना 6, ठीक है। कौन कौन से 5 और 6 होते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ये आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बताया था जे.पी. गिलफर्ड ने कि 180 आयाम होते हैं बुद्धि के टोटल, ठीक है। आपके लिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं बीच बीच में। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, बुद्धि क्या है, ठीक है, बुद्धि क्या है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक विशिष्ट योग्यता है। बताइए, क्या बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है? यह सामर्थ्यों का समुच्चय है। तो एक विशिष्ट योग्यता नहीं है, ये एक सामर्थ्यों का समूह है, ठीक है। तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, समूह एक ही बात है, उसको टिक कर देंगे आप। अब आ जाता है फ्रेंड्स आपका समूह कारक का सिद्धांत, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये नंबर आपकी 5 नंबर की है, ठीक है, 4 नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है फ्रेंड्स, ये 1938 में लुईस थर्स्टन ने दी थी। किसने दी थी? लुईस थर्स्टन ने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? 7 PMA। PMA का मतलब है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि हिंदी में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं। तो इन्होंने 7 तरह की बुद्धि के बारे में बताया था। थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर की तरफ।
इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं। इन्होंने बताया था कि बुद्धि के अंदर जो होता है 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। कौन कौन सी योग्यताएं ये होती हैं, एक एक करके देख लेंगे। पहला इन्होंने बताया था वाचिक बोध, ठीक है, वाचिक बोध यानी कि शब्दों, संप्रत्यों तथा विचारों के अर्थ को समझना, ठीक है। वाचिक मतलब बोलने से संबंधित हो जाता है, ठीक है, उसमें शब्द हो गया, संप्रत्य हो गए, विचार, उनके अर्थ को समझना, इस चीज़ से रिलेटेड हो जाती है। सेकंड इन्होंने बताया था संख्यात्मक योग्यताएं, ठीक है, संख्यात्मक तथा अभिकलनात्मक कार्यों को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल। संख्यात्मक योग्यताएं क्या हो जाती हैं, संख्यात्मक तथा अभिकलनात्मक कार्य को गति एवं परिशुद्धता से करने का कौशल, ठीक है, गति से, स्पीड से करना और परिशुद्धता से, बिल्कुल एक्यूरेसी से करने का जो कौशल होता है वो संख्यात्मक योग्यताओं के अंदर आता है, ठीक है। ये बुद्धि की क्या बताई थी इन्होंने, मानसिक योग्यताएं बताई थी 7, बाद में जिसे इन्होंने 9 कर दिया था, अभी 7 हैं। तो दो हम देख चुके हैं, ऊपर थोड़ा स्लाइड को मूव करेंगे। 3 नंबर पे इन्होंने क्या बताया था, तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया था देशिक संबंध, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना, ठीक है। प्रतिरूप आप समझते हैं किसी चीज़ की कॉपी, और रचनाएं, ठीक है, उनका मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना, ये देशिक संबंध के बारे में बताया था उन्होंने, ये भी एक बुद्धि की योग्यता है। 4 नंबर पे प्रत्यक्षिक गति, प्रत्यक्षिक गति इन्होंने बताई थी, जैसे विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति इन्होंने बताई थी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रभावशाली बच्चे, ठीक है, जो बच्चे होते हैं प्रभावशाली, वो इसका एग्जाम्पल है प्रत्यक्षिक गति का। उसके बाद इन्होंने बताया था एक योग्यता बताई थी बुद्धि की, शब्द प्रवाह, शब्दों का प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग कर लेना। हर किसी को थोड़ा ना शब्दों का प्रयोग करना आता है, तो नम्यता के साथ शब्दों का प्रयोग कर लेना, ये भी एक बुद्धि की योग्यता इन्होंने बताई थी, ठीक है। नंबर 6 बताया था इन्होंने स्मृति को, यानी कि मेमोरी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो मेमोरी इन्होंने बताया था, मेमोरी के बारे में, सूचनाओं को पुनः स्मरण में परिशुद्धता, जब हमारी चीज़ कोई याद हो जाती है, ठीक है, हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को जब हम स्मरण करते हैं, दोबारा से रिकॉल करते हैं, ठीक है, परिशुद्धता के साथ, तो ये भी क्या होती है, ये स्मृति क्या होती है, ये हो जाती है हमारी एक तरह से बुद्धि की एक योग्यता, मानसिक योग्यता 6। और एक 7वें नंबर पे आपकी आ जाती है, थोड़ा ऊपर कर लेंगे, 7वें नंबर पे बताया था इन्होंने आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग, दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। जो तथ्य दिए गए हैं, जो फैक्ट बताए गए हैं, उनसे सामान्य नियमों को बनाना, ठीक है, ये इन्होंने 7वीं योग्यता बताई थी बुद्धि की, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया था, 7 PMA को 9 PMA कर दिया था, यानी जो 7 प्राथमिक वो थी बुद्धि की योग्यताएं थी, मेंटल एबिलिटीज़ थी, मैंने बताई थी ना फॉर्म आपको कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, उसको इन्होंने 7 से बढ़ाकर 9 कर दिया था बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे बुद्धि के 5 सिद्धांत। अब एक सिद्धांत और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इनसे अलग है, और वो भी अक्सर उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये सीमांत लिखा गया है फ्रेंड्स, इसको सिद्धांत कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसको सिद्धांत कर लेंगे यहाँ पे, टाइपिंग में हो जाती है प्रॉब्लम कभी कभी। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी ये 1989 में हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। एच गार्डनर लिखा है ना, एच गार्डनर की फुल फॉर्म है सॉरी, हॉवर्ड गार्डनर। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टी इंटेलिजेंस का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स, बुद्धि एकाकी न होकर बहुकार के स्वरूप की होती है।
बुद्धि एक का एक कारक नहीं होता, कोई बहुत सारे कारक होते हैं बुद्धि के, बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तथा ये भी बताया कि सामान्य बुद्धि में 8 क्षमताएं होती हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती हैं, और मस्तिष्क में हर क्षमता के संचलन का नियम भी अलग होता है। बुद्धि की 8 क्षमता के 8 प्रकार वर्णित हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, बहुबुद्धि सिद्धांत में हॉवर्ड गार्डनर ने 8 क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। किस तरह की बुद्धि किस में पाई जाती है वो इन्होंने विद एग्जाम्पल बताया हुआ है, अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इन्होंने जो 8 प्रकार की बताई थी, देखिए आपको समझना है, रटना नहीं है, इजीली आप समझ लेंगे। नंबर 1 पे भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, जैसे कि कोई कवि होता है, कविता करता है, ठीक है, बोलता है वो, ठीक है, राजनेता होता है, बहुत बोलता है, या कोई साधु संत होता है, स्पीकर होता है, स्पीच देता है, ठीक है, कवि, राजनेता, साधु संत, इस तरह के लोगों में किस तरह की बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे तार्किक, आपको समझना है, आप इजीली समझ जाएंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि, ये पूरा यहाँ तक है फ्रेंड्स। किन लोगों में पाई जाती है, गणितज्ञ में, वैज्ञानिक में। गणितज्ञ क्या करते हैं, रीजनिंग, ठीक है ना, तर्क करते हैं, किसी भी विषय पर तर्क करते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर तर्क करते हैं। इसी तरह से वैज्ञानिक की जो रिसर्च होती हैं वो तर्कपूर्ण होती हैं, ठीक है, तर्क से रिलेटेड होती हैं, तर्कफुल होती हैं। तो गणितज्ञ और वैज्ञानिक, इस तरह के लोगों में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, आई थिंक छोटा है थोड़ा, अब ठीक है। अब आ जाता है फ्रेंड्स स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष में अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो इनको स्थान की बिल्कुल जो एग्जैक्ट नॉलेज हो जाती है, ठीक है। चित्रकार को भी चित्र जब पेंटिंग करता है तो उसको एग्जैक्ट नॉलेज हो जाती है स्थान की कि किस प्लेस पे कौन सा चित्र बनना चाहिए, ठीक है ना। कार्टूनिस्ट हो जाता है इसी तरह से एग्जाम्पल इसका। तो इन लोगों में, इस तरह के लोगों में, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, अंतरिक्ष यात्री, इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाता है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। शरीर की जो गति होती है, आप समझते हैं शरीर की गति किसके अंदर होती है, जो खिलाड़ी होते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो खिलाड़ी, ठीक है, धावक यानी कि जो रेस लगाते हैं, शल्य चिकित्सक, उनके हाथ वगैरह काफ़ी चलते हैं, उनको हैबिट हो जाती है। डॉक्टर, ठीक है, पायलट जो प्लेन वगैरह उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, इनका जो शरीर है मूव करता रहता है, ठीक है, गति करता रहता है। बस ड्राइवर हो गया। तो इस तरह के लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 5th नंबर पे आ जाता है संगीतिक बुद्धि। गीतकार में जो गीत का निर्माण करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है, संगीतकार, गायक गीत गाते हैं, ठीक है, संगीत से रिलेटेड होते हैं, उनमें संगीतिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर पे लिखा है अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि इंट्रा पर्सनल। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 6 में और 7 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, दोनों नाम एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप कैसे याद रखेंगे। मैंने अभी आपके याद करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है खुद के और दूसरे के। तो जो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि होती है, ठीक है, वो तो होती है खुद से रिलेटेड, जैसे कि शिक्षक और अभिभावक, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और जो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल उसे बोलते हैं, वो दूसरे से रिलेटेड होती है। दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे सेल्समैन होता है, इसका एग्जाम्पल है सेल्समैन, बीमा एजेंट, राजनेता, साधु संत। ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब सेल्समैन कहीं जाता है कोई चीज़ बेचने के लिए, तो किस तरह से समझाता है वो दूसरे के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है कि किस तरह से कन्वेंस करना है कस्टमर को, सामने वाले को, होता है ना। तो बीमा एजेंट का भी वही काम है। बीमा एजेंट कोई आएगा तो आपको किस तरह से समझाता है, वो समझाता है ना, ये ले लीजिए, ये पॉलिसी ले लीजिए, ये अच्छी है, वो आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करता है। राजनेता भी वैसे ही करते हैं,
जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मस्करी लगाते हैं, ठीक है। आपके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सामने वाला कन्वेंस हो जाएगा। और साधु संत भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, जो दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जान लेते हैं। लेकिन जो अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि है वो खुद के लिए, जो खुद के अंदर खुद के बारे में जो है जानते हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षक हो गया और पेरेंट्स हो गए, अभिभावक, तो ये खुद से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है 8 नंबर पे प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि किन में पाई जाती है? जैसे पशु, ठीक है, पशुओं नहीं, जैसे जो पशुओं से लगाव रखते हैं, एनिमल लवर जिसे होते हैं बोलते हैं, ठीक है, पेट लवर। खनिजों, जिन्हें खनिजों की जानकारी होती है, ठीक है। पेड़ पौधों को पहचानने की जानकारी होती है कि ये वाला पेड़ इस उसका है, ये वाला पेड़ इस कैटेगरी का है, ये वाला पेड़ वहाँ पाया जाता है, इस मौसम में पाया जाता है। पेड़ पौधों की जिसको पहचानने की जानकारी होती है, खनिजों की जिसको जानकारी होती है, एनिमल लवर जो होते हैं उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। जंतु वैज्ञानिक जो होते हैं, ठीक है, जीव जंतु जो विज्ञानी होंगे उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। वनस्पति शास्त्री होंगे उनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई आपकी 8 बुद्धि। अब आ जाते हैं आपकी 9वीं। आप सोचेंगे 8 ही बताया था, 9वीं कहाँ से? अभी 2002 में जुड़ी गई अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, जो दर्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दार्शनिक वगैरह हो गए, दार्शनिक, साधु संत हो गए, साधु संत भी होते हैं ना दर्शन से रिलेटेड, पूजा पाठ से दर्शन से रिलेटेड, और वैज्ञानिक भी होते हैं, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि उनमें पाई जाती है। ये 2002 में जोड़ा गया था फ्रेंड्स। और बाद में ये भी जोड़ा गया था, आध्यात्मिक बुद्धि किस में पाई जाती है? साधु संतों में, पादरियों में, फ़कीरों में, जो मंदिर, गिरजाघर, चर्च वगैरह में इनमें रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? पादरी, फ़कीर होता है या साधु संत, इनमें आध्यात्म से रिलेटेड बुद्धि इनके अंदर होती है, ठीक है, क्योंकि उसी तरह का कार्य ये करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका चैप्टर बुद्धि के बारे में, इतना ही था। और अभी आपके लिए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं मैंने, तो उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया गया है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कोमा लगा लेंगे। क्या ऐसा होता है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है ये क्वेश्चन? यदि कोई कहे कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये दर्शाता है फ्रेंड्स जेंडर बाइस को, ठीक है। इंग्लिश में जेंडर बाइस बोलते हैं, हिंदी में जेंडर पक्षपात, या फिर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझना चाहो तो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जेंडर बाइस जहाँ भी आएगा आप समझ जाएंगे उसका क्या मतलब है, कि गैप को बताता है। जेंडर पक्षपात को पक्षपात करता है, जेंडर का पक्षपात करता है कि लड़के बेटर हैं, आदमी बेटर हैं औरत से, या औरत बेटर है औरत आदमी से, ठीक है, इस तरह की बात करता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, बुद्धि का पहली बार अध्ययन किया, तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है फ्रेंड्स। यदि क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का पहली बार अध्ययन किसने किया था, तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन साहब ने, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, हेरिडिटी। फ्रांसिस गाल्टन, इनकी एक बुक भी है जो 1862 में इन्होंने वो की थी, प्रिंट की थी। इनकी बुक आई थी 1862 में, हेरिडेटरी जीनियस, ठीक है, हेरिडेटरी जीनियस इनकी बुक थी। तो ये बुक के बारे में पूछ लेता है कि हेरिडेटरी जीनियस बुक के राइटर कौन है, तो फ्रांसिस गाल्टन आप लिख देंगे। बल्कि जैसा कि मुझे याद है मेरे एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, हाँ 2021 में ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था, फ्रांसिस गाल्टन की बुक के बारे में आया था, किसने लिखी थी, तो मुझे याद था, तो मैंने इजीली ये क्वेश्चन लगा दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज कैमरे के साथ क्लास आपके सामने है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक अंकित राठी के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी अंकित राठी के नाम से, और दी अंकित राठी के नाम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है दी अंकित राठी के नाम से, यूट्यूब चैनल भी दी अंकित राठी के नाम से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप,
ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट औरों को भी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। कल का आपका टॉपिक रहने वाला है बुद्धि से रिलेटेड ही है, वो भी बुद्धि का मापन। ठीक है, बुद्धि का मापन कैसे कैसे करते हैं, तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे अलग अलग बताया है उन्होंने अपने अपने मापन के बारे में। तो एक एक करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को कल, बुद्धि के मापन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।